नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डाल देते हैं नजर। चुनावों से पहले मुफ्त तोहफों के वायदे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सहित इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब, पंजीकरण रद्द करने और चुनाव चिन्ह जब्त करने पर दिया जोर। तमिल मुद्दे को लेकर श्रीलंका के सांसदों ने लिखी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी। श्रीलंकाई संविधान के 13वें संशोधन को लागू करने पर रहा जोर। 1987 के भारत श्रीलंका शांति समझौते के बाद हुआ था यह संशोधन। चकमा समुदाय के अधिकारों पर गृह मंत्रालय को मानवाधिकार आयोग का नोटिस। नस्लीय प्रोफाइलिंग पर रिपोर्ट जारी करने के दिए आदेश। समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा पर आयोग की रहेगी नजर। पैतृक संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। वसीयतनामा नहीं करने की हालत में बेटियों को संपत्ति पर बराबर अधिकार, दूसरे संबंधियों पर भी बेटियों को मिलेगी तवज्जो। और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए सरकार ने जारी किया विजन डॉक्यूमेंट। 2026 तक $300 बिलियन के विनिर्माण का लक्ष्य। ग्लोबल वैल्यू चेन में इलेक्ट्रॉनिक्स को वरीयता देना है मकसद। आइए शुरुआत करते हैं इस सप्ताह की सबसे बड़ी खबर के साथ। सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और भारतीय निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने कहा है कि उन सभी राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह जब्त करने और उनका पंजीकरण रद्द करने के निर्देश दिए जाने चाहिए जो चुनाव से पहले मतदाताओं को मुफ्त उपहार देते हैं या कोई ऐसा वादा करते हैं। मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में 4 हफ्तों के बाद जवाब मांगा है। याचिका में इस बात का हवाला दिया गया था कि राजनीतिक दलों द्वारा पब्लिक फंड से मुफ्त उपहार देने या ऐसा वादा करने से स्वतंत्र और बिना भेदभाव की मतदान व्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। ऐसा करना एक तरह से मतदाताओं को घूस देने जैसा है। याचिका में इस बात पर जोर दिया गया कि 2013 में सुब्रमण्यम बालाजी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मुफ्त उपहारों को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का कोई खास असर नहीं रहा था। उस मामले में भी मुफ्त उपहारों से मतदाता को लुभाने का आरोप राजनीतिक दलों पर लगाया गया था। नोट करने वाली बात यह है कि सुब्रमण्यम बालाजी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में मुफ्त उपहार देने को शामिल करना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भ्रष्ट रवैया या चुनावी अपराध नहीं है। उसी तरह हालिया याचिका की सुनवाई में भी न्यायालय ने कहा है कि ऐसी गतिविधि को भ्रष्ट रवैया करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन इनसे कहीं ना कहीं स्वस्थ चुनावी प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचता है। याचिका में यह मांग भी की गई है कि चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 में एक शर्त जोड़ी जाए कि चुनाव से पहले कोई भी राजनीतिक दल पब्लिक फंड से न तो मुफ्त उपहार दें और न ही ऐसा कोई वायदा करें। गौरतलब है कि इसी आदेश से भारतीय निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दल को मान्यता देने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने की शक्ति मिलती है। भारत के अटॉर्नी जनरल ने हाल ही में हरिद्वार हेट स्पीच मामले से जुड़े आरोपी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ आपत्तिजनक बयान के लिए अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की सहमति दे दी है। इस संदर्भ में यह जानना अहम है कि अवमानना की कार्यवाही को शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति की जरूरत क्यों पड़ती है। न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 15 के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय के मामले में अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल और उच्च न्यायालयों के मामले में एडवोकेट जनरल आपराधिक अवमानना का मामला शुरू करने के लिए अदालत के समक्ष प्रस्ताव ला सकते हैं। हालांकि अगर कोर्ट की अवमानना का प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लाया जाता है तो अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल की लिखित सहमति अनिवार्य होती है। अटॉर्नी जनरल की सहमति लेने का मकसद कोर्ट का समय बचाना है ताकि सभी याचिकाओं की वैधता को जांचने में अदालत को अपना समय बर्बाद न करना पड़े। साथ ही साथ यह भी कि अटॉर्नी जनरल स्वतंत्र रूप से अवमानना के मामलों को जांचें। गौरतलब है कि सभी मामलों में अटॉर्नी जनरल की सहमति लेना जरूरी नहीं होता। जब सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 129 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अदालत की अवमानना के मामले में सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान लेता है तो अटॉर्नी जनरल की सहमति नहीं लेनी पड़ती। आपको बता दें कि अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए अटॉर्नी जनरल के अवमानना की कार्यवाही पर असहमत होने पर भी शिकायतकर्ता अदालत से दरख्वास्त कर सकता है कि वह मामले पर स्वतः संज्ञान ले।
श्रीलंका के तमिल सांसदों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को चिट्ठी लिखते हुए तमिल मुद्दे के राजनीतिक समाधान की मांग की है। चिट्ठी में खास तौर पर 13वें संशोधन को लागू कराने के लिए भारत के दखल का अनुरोध किया गया है। ऐसे समय में जब करीब एक हफ्ते पहले ही भारत ने श्रीलंका में आर्थिक संकट के चलते मदद का ऐलान किया है, तब इस पत्र को बेहद अहम माना जा रहा है। 13वां संशोधन श्रीलंका के संविधान से जुड़ा है, जिसे 1987 में हुए इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड के तहत लाया गया था। उस समय के श्रीलंकाई राष्ट्रपति JR जयवर्धने और भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच श्रीलंका में चल रहे गृह युद्ध को खत्म करने के लिए समझौते पर दस्तखत किए गए थे। अल्पसंख्यक तमिल समुदाय को देश में समान अधिकार न देना इस गृह युद्ध की मुख्य वजह थी। अकॉर्ड में 2 बातें अहम थी। पहली यह कि संविधान में 13वें संशोधन से सरकार तमिल समुदाय को सत्ता में हिस्सेदारी देने के लिए कदम उठाएगी। दूसरी, दोनों ही पक्ष यानी LTTE या तमिल रेबल्स और श्रीलंकाई सेना पीछे हटेंगे। लेकिन यह अकॉर्ड गृह युद्ध को रोकने में नाकाम रहा और कई सालों तक गृह युद्ध बदस्तूर जारी रहा। हालांकि 2009 में औपचारिक रूप से गृह युद्ध समाप्त हुआ, पर तमिल समुदाय की हमेशा से यही शिकायत रही कि 13वें संशोधन को ढंग से अमल में नहीं लाया गया। तमिल सांसदों की यह चिट्ठी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में भारत ने श्रीलंका में चल रहे आर्थिक संकट को देखते हुए $900 मिलियन का कर्ज और $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट देने का ऐलान किया है। भारत के इस कदम को विदेश मामलों के जानकार दक्षिण एशिया में चल रही भू राजनीति से जोड़ रहे हैं, जिसमें भारत अपने पड़ोसी मुल्कों में चीन के बढ़ते दबदबे को कम करना चाहता है। वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ व्यापक कन्वेंशन बनाने में देरी के चलते भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज पर सवाल खड़ा किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक में भारत ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि संगठन के सदस्य देश अभी तक आतंकवाद की एक सामान्य परिभाषा पर भी सहमति नहीं बना पाए हैं। इसके अलावा यह संगठन वैश्विक आतंकवाद से निपटने और इसके नेटवर्क को खत्म करने के लिए भी कोई समन्वित नीति नहीं बना पाया है। UN की कार्यप्रणाली से संबंधित रिपोर्ट पर विचार करते हुए भारत ने कहा है कि आतंकवाद को गंभीरता से न लिए जाने के चलते आज दुनिया को सबसे खौफनाक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा वे समूह भी जिनकी सुरक्षा का संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में प्रावधान है, इस संगठन की प्रासंगिकता पर संदेह करने लगे हैं। भारत ने यह भी सुझाव दिया कि किसी भी संगठन की प्रभावशीलता और प्रासंगिकता बदलते समय के साथ स्वयं को बदलने की क्षमता में होती है। इस मौके पर भारत ने यह भी भरोसा दिलाया कि वह हमेशा से ही इस संगठन के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की पहलों का स्वागत करता आया है और भविष्य की पहलों में भी अपना योगदान देता रहेगा। आपको बता दें कि पहले भी UN के सदस्य देश आतंकवाद को नस्लीय या जातीय रूप से प्रेरित हिंसक उग्रवाद, हिंसक राष्ट्रवाद और दक्षिणपंथी उग्रवाद जैसी कैटेगरी में वर्गीकृत करने का प्रयास करते रहे हैं। इस पर चिंता जाहिर करते हुए भारत ने कहा है कि आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की जानी चाहिए तथा ऐसे किसी भी कृत्य को सही नहीं ठहराया जा सकता। गौरतलब है कि भारत ने वर्ष 1986 में संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन के प्रारूप दस्तावेज का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है क्योंकि संगठन के सदस्य देश आतंकवाद की परिभाषा पर एकमत नहीं है। यह प्रस्ताव आतंकवाद की एक सार्वभौमिक परिभाषा पर सहमति बनाने, आतंकवादियों के खिलाफ विशेष कानूनों के तहत मुकदमा चलाने की मांग करता है। हाल ही में NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गृह मंत्रालय और अरुणाचल प्रदेश सरकार को कुछ निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश चकमा और हाजोंग समुदाय के राज्य से होने वाले स्थानांतरण और नस्लीय प्रोफाइलिंग के खिलाफ कार्यवाही रिपोर्ट जमा करने से संबंधित हैं। आयोग ने इन दोनों पक्षों को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। साथ ही इन दोनों को राज्य के चकमा और हाजोंग समुदाय के मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। दरअसल NHRC के ये निर्देश नई दिल्ली स्थित चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया की आयोग में की गई एक शिकायत के बाद जारी किए गए। इस फाउंडेशन ने अरुणाचल प्रदेश के 65,000 चकमा और हाजोंग आदिवासी लोगों की नस्लीय प्रोफाइलिंग के खिलाफ NHRC के हस्तक्षेप की मांग की थी। आपको बता दें कि यह नस्लीय प्रोफाइलिंग 11 दिसंबर 2021 से प्रस्तावित अवैध जनगणना के माध्यम से की जानी थी। इस जनगणना में इन समुदायों का राज्य से निर्वासन, निष्कासन या स्थानांतरण किया जाना था। फाउंडेशन द्वारा आयोग में की गई शिकायत में 15 अगस्त 2021 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की एक घोषणा का भी जिक्र है। इसमें चकमा और हाजोंग समुदाय को राज्य के बाहर स्थानांतरित करने की बात कही गई थी।
इन दोनों समुदायों के लिए प्रस्तावित जनगणना को फाउंडेशन ने इसी घोषणा का एक कदम माना है। आपको बता दें कि चकमा और हाजोंग शरणार्थी मूलतः तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के चटगांव हिल ट्रैक्ट्स के निवासी थे। वहां से विस्थापित बौद्ध चकमा और हिंदू हाजोंग 1960 के दशक में अरुणाचल प्रदेश में बस गए। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 1996 में चकमा और हाजोंग आदिवासियों को भारत का नागरिक घोषित किया था तथा केंद्र और राज्य सरकार को उनके नागरिकता आवेदनों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। आज इन दोनों समुदायों के लगभग 65,000 लोगों में से 60,500 लोग जन्म से नागरिक हैं, जबकि 4,000 प्रवासियों के नागरिकता आवेदनों पर अभी कार्यवाही की जानी बाकी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति में अधिकार को लेकर एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने कहा है कि अगर किसी हिंदू पुरुष की बिना अपने वसीयत लिखे मृत्यु हो जाती है तो उसकी बेटियां भी अपने पिता की स्वयं अर्जित और पैतृक संपत्ति में हिस्सा पाने की हकदार होंगी। किसी सगे के न होने पर उसकी बेटियों को अपने अन्य संबंधियों की तुलना में संपत्ति के उत्तराधिकार में वरीयता मिलेगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच का यह फैसला मद्रास हाईकोर्ट के एक निर्णय के खिलाफ दायर अपील पर आया है। मद्रास हाईकोर्ट का यह निर्णय तमिलनाडु के एक व्यक्ति की संपत्ति के बंटवारे से संबंधित था। दरअसल इस व्यक्ति की मृत्यु वर्ष 1949 में हो गई थी और उनके स्वयं अर्जित और बंटवारे में मिली संपत्ति का कोई वसीयतनामा मौजूद नहीं था। मद्रास हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति के संयुक्त परिवार में रहने के चलते उसकी संपत्ति पर उसके भाई के बेटों को अधिकार दे दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति की इकलौती बेटी के पक्ष में फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी हिंदू महिला की बिना किसी उत्तराधिकारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके माता या पिता से विरासत में मिली संपत्ति उसके पिता के उत्तराधिकारियों के पास जाएगी। दूसरी ओर उसके पति या ससुर से प्राप्त संपत्ति उसके ससुर के वारिसों के पास जाएगी। साथ ही वर्ष 1956 के हिंदू उत्तराधिकार कानून के लागू होने से पहले की संपत्तियों पर भी बेटियों को समान अधिकार होगा। इससे पहले वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में हिंदू महिलाओं को पुरुषों के समान पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी माना था। न्यायालय ने कहा कि हिंदू महिला को पैतृक संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अधिकार जन्म से प्राप्त है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसके पिता जीवित हैं या नहीं। आपको बता दें कि हिंदुओं में संपत्ति के वारिस एवं उत्तराधिकार को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत प्रबंधित किया जाता है। यह उन सभी पर लागू होता है जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है। इस अधिनियम को सितंबर 2005 में संशोधित किया गया था और संपत्ति विभाजन के मामले में महिलाओं को समान अधिकार दिया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में $300 बिलियन सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स बाय 2026 विजन नाम से एक दस्तावेज जारी किया है। इसमें भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को 5 सालों में $75 बिलियन से बढ़ाकर 2026 तक $300 बिलियन तक करने की रूपरेखा तैयार की गई है। इस लक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को 2021-22 के $15 बिलियन से बढ़ाकर $120 बिलियन और डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को $65 बिलियन से बढ़ाकर $180 बिलियन तक ले जाने की उम्मीद रखी गई है। विजन डॉक्यूमेंट का लक्ष्य 2026 तक भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स की ग्लोबल वैल्यू चेन का एक अहम हिस्सा बनाना है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आई थी। इसमें $10 बिलियन सिर्फ सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के लिए निर्धारित किए गए थे। वर्तमान स्थिति की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र भारत की जीडीपी में लगभग 2.7% योगदान देता है। क्षेत्र की अहमियत को देखते हुए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति भी दे रखी है। हाल ही में सेबी ने कुछ सूचीबद्ध कंपनियों में होने वाली नियुक्तियों के संबंध में लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस में संशोधन किया है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति शेयर धारकों की आम बैठक में निदेशक के रूप में निर्वाचित नहीं हो पाता है तो ऐसे व्यक्ति को एमडी यानी प्रबंध निदेशक या होल टाइम डायरेक्टर यानी पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक के रूप में नियुक्त या पुनर्नियुक्त करने से पहले निदेशक मंडल को 2 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली, निदेशक मंडल और कंपनी की नामांकन और पारिश्रमिक समिति को उस व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति से पहले विस्तार से स्पष्टीकरण और औचित्य बताना होगा। दूसरी, ऐसी नियुक्ति केवल शेयर धारकों की पूर्व स्वीकृति के बाद ही की जाएगी। आपको बता दें कि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत
शेयर धारक कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चयन करते हैं। हालांकि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अगर बोर्ड को बढ़ते कार्यभार के चलते एक नए निदेशक की आवश्यकता महसूस होती है, लेकिन शेयर धारकों की आम बैठक आयोजित करना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में वे अतिरिक्त निदेशक के रूप में एक नए निदेशक की नियुक्ति कर सकते हैं। इसको बाद में चलकर शेयर धारक आम बैठक में निदेशक के रूप में नियमित भी कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना था कि बोर्ड द्वारा इस तरह की नियुक्तियां शेयर धारकों की इच्छा और कॉरपोरेट प्रशासन की भावना के भी खिलाफ हैं। सेबी द्वारा लाए गए ये बदलाव शेयर धारकों को सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं। हाल ही में लांसेट पत्रिका में ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसमें दुनिया भर में रोगाणु रोधी प्रतिरोध यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से हो रही मृत्यु का आकलन किया गया है। यह रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिग डेटा इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स के नेतृत्व में प्रकाशित हुई। रिपोर्ट के मुताबिक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से हो रही मौतों की तादाद अब HIV और मलेरिया से हो रही मौतों की तादाद से अधिक पाई गई है। रिपोर्ट की माने तो साल 2019 में 12.7 लाख मृत्यु सीधे तौर पर रोगाणु रोधी प्रतिरोध से हुई। वहीं रिपोर्ट यह भी बताती है कि 49.5 लाख लोगों की मृत्यु रोगाणु रोधी प्रतिरोध से सीधे तौर पर तो नहीं हुई, लेकिन कहीं न कहीं इससे जुड़ी हुई थी। रिपोर्ट में मृत्यु से संबंधित 6 प्रमुख एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट रोगजनक यानी पैथोजेंस का भी जिक्र किया गया है। रोगाणु रोधी प्रतिरोध या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक ऐसी स्थिति है जब पैथोजेंस यानी रोगाणुओं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, कवक आदि एंटी माइक्रोबियल्स दवा जैसे कि एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल वगैरह के प्रतिरोधी बन जाते हैं। इसके कारण बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होने पर एंटीमाइक्रोबियल्स का असर कम या न के बराबर हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसे 7 रेजिस्टेंट पैथोजेंस को प्रायोरिटी पैथोजेंस की श्रेणी में डाला है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारणों की बात करें तो इनमें एंटीबायोटिक दवाओं का अनुचित उपयोग, पशुपालन में एंटीबायोटिक का अनियंत्रित उपयोग, फार्मास्यूटिकल वेस्ट का अवैज्ञानिक ढंग से पर्यावरण में छोड़ा जाना आदि शामिल है। गंभीरता को देखते हुए WHO ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को 10 वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों की सूची में डाला है और ग्लास यानी ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलांस सिस्टम भी शुरू किया है। भारत की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रेड लाइन कैंपेन चलाया जा रहा है। इसमें जागरूकता बढ़ाने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं को लाल रेखा से चिन्हित किया जाता है। वहीं नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी इसे नियंत्रण में रखने के लिए लाया गया है। इसी संबंध में AMR सर्विलांस एंड रिसर्च नेटवर्क AMRSRN भी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा लाया गया है। बीते कुछ समय में वियरेबल गैजेट्स यानी शरीर पर पहने जाने वाले ऐसे उपकरणों का चलन बढ़ गया है जिनका निर्माण छोटी मात्रा में रेडियोधर्मी पदार्थ का उपयोग कर किया जाता है। इसके निर्माताओं का यह दावा है कि इससे उपयोगकर्ता के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचता है। उदाहरण के तौर पर कुछ समय पहले यूरोप में लोगों ने फोन और 5G द्वारा उत्सर्जित रेडियो फ्रीक्वेंसी से खुद को सुरक्षित करने के लिए एंटी 5G पेंडेंट पहनना शुरू कर दिया था। इसी के साथ क्वांटम पेंडेंट, नेगेटिव आयन ज्वेलरी, स्लीप मास्क भी इन उपकरणों में शामिल थे। हालांकि ऐसे दावों का अभी तक वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह पुष्टि नहीं की गई है। बहरहाल अध्ययनों से पता चलता है कि छोटी मात्रा में भी ऐसे रेडियोधर्मी पदार्थ का लंबे समय तक संपर्क स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकता है। इसी को देखते हुए नीदरलैंड के परमाणु सुरक्षा और विकिरण संरक्षण प्राधिकरण ने हाल ही में ऐसे कुछ उपकरण जैसे क्वांटम पेंडेंट, एंटी 5G पेंडेंट या नेगेटिव आयन ज्वेलरी आइटम के उपयोग करने के प्रति आगाह किया, जिनके चलते उपयोगकर्ताओं पर अनावश्यक विकिरण का असर पड़ रहा है। अध्ययनों से यह पता चलता है कि कुछ रेडियोधर्मी पेंडेंट उपयोगकर्ता को हर साल 2.8 मिलीसीवर्ट जितनी विकिरण के संपर्क में ला सकते हैं। वहीं चेस्ट एक्सरे से तुलना करें तो उसमें विकिरण की मात्रा 0.1 मिलीसीवर्ट होती है। आपको बता दें कि सीवर्ट आयनाइजिंग रेडिएशन को मापने की मानक इकाई है जो विकिरण के ऊतक पर पड़ने वाले प्रभाव को मापता है। नॉर्म यानी नेचुरली ऑक्यूरिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जुड़े खतरे और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण ने भी विकिरण से सुरक्षा संबंधित मानक निर्धारित किए हैं। गौरतलब है कि कई अध्ययन में ऐसे उपकरणों से विकिरण की मात्रा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण द्वारा निर्धारित मानक से काफी ऊपर पाई गई है। भारत ने भी इस संदर्भ में एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल्स 2004 जारी किए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के प्रावधानों के अनुरूप हैं।
वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन में आई तेजी के कारण दुनिया भर में लिथियम धातु की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। चूंकि इन इलेक्ट्रिक वाहनों में लगी लिथियम आयन बैटरियों के निर्माण में लिथियम धातु का प्रयोग कच्चे माल के रूप में होता है, इसलिए पूरी दुनिया में लिथियम आपूर्ति का संकट बना हुआ है। इसी के चलते अनेक पश्चिमी देशों ने चीन से मुकाबला करने के लिए नई खदानें भी खोजनी शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि हाल ही में सर्बिया की सरकार ने एक एंग्लो ऑस्ट्रेलियाई माइनिंग कंपनी रियो टिंटो पीएलसी की लिथियम परियोजना का लाइसेंस रद्द कर दिया। इससे भविष्य में आपूर्ति संकट और भी गहराता दिख रहा है। साथ ही चीनी बैटरी निर्माताओं की निरंतर बढ़ती मांग के कारण लिथियम कार्बोनेट की कीमतें भी पिछले 1 साल में अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। दुनिया की शीर्ष 10 लिथियम उत्पादन कंपनियों में से एक कंपनी एल्केम का अनुमान है कि भविष्य में इसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए प्रति टन हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के सर्वे के अनुसार 2021 में लिथियम कार्बोनेट का कुल वैश्विक उत्पादन 4,85,000 टन था। इसके 2022 में बढ़कर 6,15,000 टन और 2023 में 8,21,000 टन होने का अनुमान लगाया गया था। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि लिथियम कार्बोनेट का उत्पादन 2022 में 5,88,000 टन और 2023 में 7,36,000 टन रह सकता है। इससे पता चलता है कि भविष्य में इसके उत्पादन में कमी के कारण लिथियम की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में लिथियम धातु को हार्ड रॉक या नमक की खदानों से निकाला जाता है। हार्ड रॉक खदानों से लिथियम उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, जबकि अर्जेंटीना, चिली और चीन जैसे देश नमकीन झीलों से इसका उत्पादन कर रहे हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ग्रीन बुश लिथियम खदान दुनिया की सबसे बड़ी हार्ड रॉक लिथियम खदान है। यहाँ पर सालाना उत्पादन 1.34 मिलियन टन तक हो सकता है। लिथियम आयन बैटरी एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टेलीकम्युनिकेशन, एरोस्पेस, औद्योगिक अनुप्रयोगों आदि में किया जाता है। वर्तमान में ये लिथियम आयन बैटरियां इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पसंदीदा ऊर्जा स्रोत बन गई हैं। आइए अब खबरों के बाद बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में अवमानना के सभी मामलों में याचिका के लिए महान्यायवादी की अनुमति आवश्यक है। 2. महान्यायवादी को सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में अवमानना के मामलों में इस तरह की शक्ति इसलिए है क्योंकि वह भारत का सबसे बड़ा विधिवेत्ता होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। आपके विकल्प हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न, अक्सर खबरों में रहने वाले चकमा और हाजोंग समुदायों का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? A दक्षिण भारत, B पूर्वोत्तर भारत, C उत्तर पश्चिम भारत, या फिर D उत्तर भारत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नेचुरली ऑक्यूरिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जुड़े खतरे और सुरक्षा के मद्देनजर IAEA ने कुछ मानक तय किए हैं। 2. भारत ने भी इस संबंध में अपने नियम बनाए हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D ना तो 1 ना ही 2। अगला प्रश्न, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के लिए जारी नए विजन डॉक्यूमेंट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? A यह दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी किया है। B इसके तहत देश के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को 2030 तक बढ़ाकर $200 बिलियन करना है। C इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को बढ़ाकर $120 बिलियन करने का लक्ष्य तय किया गया है। या फिर D 2026 तक भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स की ग्लोबल वैल्यू चेन का एक अहम हिस्सा बनाना इसका लक्ष्य है। 5वां और अंतिम प्रश्न, अक्सर खबरों में रहने वाला ई कोलाई क्या है? A एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, B पीड़कनाशी, C उर्वरक, या फिर D रोग प्रतिरोधी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टियास के हिंदी, अंग्रेजी और PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर।
बीते दिनों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में भारत को 180 देशों में 85वें स्थान पर रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। भारत में जहां पिछले एक दशक में देश का स्कोर स्थिर रहा है, वहीं भ्रष्टाचार में कमी ला सकने वाले कुछ तंत्र कमजोर हो रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की लोकतांत्रिक स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि मौलिक स्वतंत्रता और संस्थागत चेक एंड बैलेंस का संतुलन बिगड़ रहा है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में किसी देश को रैंक करने के लिए 0 से 100 के पैमाने का उपयोग किया जाता है। जहां 0 का मतलब अत्यधिक भ्रष्ट से है, वहीं 100 का मतलब बहुत साफ सुथरे या ईमानदार देश से है। भारत को इस सूचकांक में 40 का स्कोर दिया गया है। बीते दिनों ग्रेट निकोबार से जुड़ी पर्यावरण प्रभाव आकलन ड्राफ्ट रिपोर्ट में इस द्वीप के विकास से संबंधित मेगा विकास परियोजनाओं पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में परियोजना से जुड़े गलत और अपर्याप्त आंकड़े, गलत वैज्ञानिक जानकारियां और उचित प्रक्रिया का पालन न किए जाने की बात कही गई है। यह मामला ग्रेट निकोबार में नीति आयोग द्वारा संचालित 72,000 करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना से संबंधित है। इसमें एक मेगा पोर्ट, एक एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स, एक टाउनशिप और एक सौर एवं गैस आधारित बिजली संयंत्र का निर्माण किया जाना शामिल है। ग्रेट निकोबार द्वीप भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। केरल के शोधकर्ताओं ने कवक की 2 नई प्रजातियों की पहचान की है, जो नारियल के तने को सड़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। ये दोनों प्रजातियां गैनोडर्मा जीनस से संबंधित हैं, जिन्हें गैनोडर्मा केरलेंस और जी स्यूडो एप्लानेटम नाम से पहचाना गया है। यह शोध माइकोलॉजिया जर्नल में प्रकाशित की गई है। कवकों से जुड़ी इस बीमारी को सामान्यतः बेसल स्टेम रोट कहा जाता है। नारियल में इस बीमारी का संक्रमण पहले जड़ों से शुरू होता है और अंत में तना सड़ जाता है, जिससे पौधे की मृत्यु हो जाती है। इसका दुष्प्रभाव नारियल की खेती पर पड़ेगा, जो भारत जैसे देश को काफी प्रभावित कर सकता है। भारत ने घरेलू उद्योगों की शिकायत पर चीन, ताइवान और वियतनाम से आयात की जाने वाली एक खास तरह की टाइलों के आयात पर डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। इसमें विनाइल टाइल्स की डंपिंग को लेकर शिकायत की गई है, जिसका उपयोग आवासीय और वाणिज्यिक भवनों में फर्श को कवर करने के लिए किया जाता है। यह जांच वाणिज्य मंत्रालय की शाखा व्यापार उपचार महानिदेशालय यानी DGTR द्वारा की जा रही है। यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि डंपिंग से घरेलू उद्योगों को वास्तविक क्षति हुई है, तो DGTR इन आयातों पर एंटी डंपिंग शुल्क की सिफारिश करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस आभासी शिखर सम्मेलन में 5 मध्य एशियाई देशों के प्रमुखों ने शिरकत की। इन देशों में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान शामिल थे। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान की स्थिति को भारत मध्य एशिया के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का मुद्दा बताया। शीर्ष नेताओं के स्तर पर भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच यह अपनी तरह का पहला जुड़ाव है। विदेश मंत्रालय द्वारा इस सम्मेलन को भारत के विस्तारित पड़ोस यानी एक्सटेंडेड नेबरहुड की नीति का हिस्सा बताया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC ने सरकारी निकायों में स्वतंत्र बाहरी मॉनिटरों यानी IEM के नामांकन के मानदंडों को फिर से संशोधित किया है। CVC ने इंटीग्रिटी पैक्ट क्लॉज को अपनाने और लागू करने के लिए एक संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी की थी, जिसका मकसद सार्वजनिक खरीद में भ्रष्टाचार को रोकना है। इंटीग्रिटी पैक्ट संभावित विक्रेताओं या बोलीदाताओं और खरीदारों के बीच एक समझौते की परिकल्पना करता है। यह दोनों पक्षों के व्यक्तियों और अधिकारियों को अनुबंध के किसी भी पहलू या चरण में किसी भी भ्रष्ट व्यवहार का सहारा न लेने के लिए प्रतिबद्ध करता है। इसके लिए भी उल्लंघन के मामले में बोलीदाताओं को अयोग्य और भविष्य के व्यापारिक सौदों से बहिष्कृत किया जा सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र कुमार तोमर ने ग्रीष्मकालीन कैंपेन 2021-22 के लिए कृषि पर चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकालीन फसलें किसानों के लिए न केवल अतिरिक्त आय प्रदान करती हैं, बल्कि रबी और खरीफ की फसलों के बीच रोजगार के अवसर भी पैदा करती हैं। इसके अलावा सरकार दलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज और तिलहन जैसी ग्रीष्मकालीन फसलों की खेती के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित कर रही है। कृषि मंत्री के मुताबिक चावल सहित जायद फसलों की खेती का रकबा 2017-18 में 29.71 लाख हेक्टेयर से 2.7 गुना बढ़कर 2020-21 में 80.46 लाख हेक्टेयर हो गया है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है
तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।